मदरसे का जीते हैं और वैसा ही केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जीते हैं। अभी ये 3 जजेस की बेंच के सामने जाए कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करती है तो सरकार कानून बना के उसको निरस्त नहीं कर सकती। विक्ट्री के तरह से दिखाया गया, जबकि वो सारे मदरसों का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में ये जजमेंट करेगी जो अभी मदरसा की आई। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां तो उस बारे में किसी से अलग दिन करेंगे, उसमें तो संविधान को तोड़ के कितने सारे काम हो रहे हैं। ये यकीन हो चला है कि ये भी आरएसएस के साथ पूरी तरह मिल गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन क्यों नहीं। किसी को एक भी नौकरी का फायदा हुआ तो मुझे बता दें। अब तो 3 महीने हो गए, 4 महीने। लैंड भले ही महेंद्र प्रताप जी दे, सर सैयद अहमद दे या एक्स दे या भाई दे, ये मेरी जमीन, मेरा पैसा। जजमेंट में ऐसी ऐसी बातें लिख देंगे, लेकिन जो उसका नेट रिजल्ट होगा वो घूम फिर के जीरो होगा। सर, अलीगढ़ का मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अल्पसंख्यक का उनको दर्जा मिला वो बरकरार रहेगा। आप कैसे देखते पूरे मामले को? मैं इसे ऐसे देखता हूं कि आजकल जो चलन चल रहा है वो ये है कि जो इंसाफ है वो होता हुआ नजर आना चाहिए, भले ही इंसाफ हो या ना हो। ये उस तरीके की एक और जजमेंट है। मेरे ख्याल से चंद्रचूड़ साहब ने कोई भी जजमेंट ऐसी नहीं लिखी है आज तक जिसमें किसी भी वीकर सेक्शन को एक संपूर्ण न्याय, जिसको हम होलिस्टिक जस्टिस कहते हैं ना, नहीं, एक भी जजमेंट ऐसी नहीं लिखी है। हाँ, टिप्पणियां बहुत अच्छी अच्छी करते हैं कि एकदम तालियां बजाने का मन कर जाए, और जजमेंट में ऐसी ऐसी बातें लिख देंगे, लेकिन जो उसका नेट रिजल्ट होगा वो घूम फिर के जीरो होगा। जैसे अब भी इससे क्या होगा, और मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। और उसके साथ साथ देखिए एक पूरी टीम लग जाती है। जैसे मदरसा की जजमेंट्स को एक इतनी बड़े विक्ट्री के तरह से दिखाया गया, जबकि वो सारे मदरसों का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में ये जजमेंट करेगी जो अभी मदरसा की आई है। लेकिन उसके लिए बहुत लोगों ने बोला हमने करोड़ों रुपए खर्च करके केस जीता है। तो जैसे बाबरी मस्जिद का केस जीता था, उन्हीं लोगों ने, अरशद मदनी जैसे लोगों ने ये भी बोला था ना कि हम बाबरी मस्जिद का केस जीते हैं, बस वैसा ही केस मदरसे का जीते हैं और वैसा ही केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जीते हैं। अभी ये 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा। अब कहा क्या जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो 1981 का फैक्ट है, वो उसकी जो जरूरत पड़ी थी वो क्यों पड़ी थी कि 1968 केस में जो बादशाह का केस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था उसको निरस्त करने के लिए 1981 में सरकार कानून लाई थी। अब जो बादशाह का केस है 1968 का, वो ओवररूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब अगर देखिए, मैं आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब क्या होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन अगले 3 जज के सामने आने वाली है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। उसका मतलब क्या हुआ, जो 1981 का लॉ है अब उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। भाई आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि 1968 की जजमेंट आई थी। जब वो जजमेंट चली गई तो 1981 के लॉ की भी जरूरत नहीं है। अब जो स्लेट है खाली है एकदम। अब इस पे अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और मोदी जी कुछ भी लिखें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। अब आप बोलेंगे कि एक जजमेंट ये भी है, जो विद्वान लोग हैं ना वो मेरी बात को काउंटर कैसे करेंगे। एक जजमेंट ये भी है और उसका इस्तेमाल इसमें भी हुआ है, शायद मैंने तो अभी जजमेंट पूरी पढ़ी नहीं है, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करती है तो सरकार कानून बना के उसको निरस्त नहीं कर सकती। उसी का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, 3 होते हैं ना, उनको कैसे चुना जाएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिखी है कि उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे, उसमें प्रधानमंत्री होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। सरकार ने तुरंत ऑर्डिनेंस लाया और इसको निरस्त करके 2 सरकारी होंगे मेंबर्स और 1 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। ये तो आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये हालत है, और उसके बाद भी आज कोई रिलीफ नहीं है। अगर, और तीसरी सबसे ज्यादा खतरनाक बात, अभी मैंने जजमेंट पढ़ी नहीं है, वो ये है कि क्या जो लोग सरकार से कुछ ग्रांट इन एड ले रहे हैं, कोई भी इस तरह के माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस, उनका क्या स्टेटस होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसमें। उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय। क्या इन 7 जजेस की इस बेंच ने, जो कि 4 जजेस ने एक तरफ पक्ष में और 3 जजेस ने विपक्ष में फैसला किया, ये भी बात नहीं बताई गई आज जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए। तो ये इसका जो अंजाम क्या होने वाला है,
सरकार इसके खिलाफ क्या करने वाली है उसके बारे में कुछ नहीं। और ये 3 जजेस के सामने जब ये केस चलेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्चुअल फैसला करने के लिए, उसमें कितना टाइम चलेगा, कब तक उसका फैसला आएगा, तब तक आप अधर में लटके रहो, तब तक आप हमले आरएसएस और बीजेपी के झेलते रहो, तब तक आप ये इल्जाम सहते रहो जो बहुत सारे हमारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लीडर्स हैं जिनके बारे में अब हमें पूरी तरीके से शक ही नहीं यकीन हो चला है, वो ये कहते रहेंगे कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये यकीन हो चला है कि ये भी आरएसएस के साथ पूरी तरह मिल गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन क्यों नहीं। तो भाई 50% तो रिजर्वेशन होती है, बाकी 50% में सरकार क्यों नहीं रिजर्वेशन दे सकती शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को? अभी 50% तो खाली है। तो ये है असली जड़ और बुनियाद जिसके बारे में कोई विचार नहीं करेंगे। कुछ लोग अभी नासमझी में गले मिल रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और बड़े बड़े हमारे नहीं, जैसे ईद है आज, जो हक माइनॉरिटी जो स्टेटस का था ही हमेशा से, वो छीन लिया आपसे और वो वापस कहां दिया? अभी आधा अधूरा इतना सा वापस किया है या वापस करना बताया है। और हम लोग, और ये इसमें भी एक बड़ी साजिश है कि ये जो आरएसएस के एजेंट्स और ये सब लोग हैं ना, अब अपने क्रेडिट लेने के लिए लग गए सारे कि हमने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली। लोग बेचारे गले मिल रहे हैं, ईद मना रहे हैं, और मिला क्या? सिफर, अभी कुछ मिला ही नहीं। वो भी अभी पूरा वापस नहीं हुआ जो छीना गया था। तो ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है, जब तक जो हमारे समाज है वो नहीं इस बात के लिए जागरूक रहेंगे और मेरी बात कम से कम ध्यान से नहीं सुनेंगे कि आज मैंने ये बात बोली है, तो 3 महीने बाद इसको रिवाइंड करके सुने। जो मैं आज बोल रहा हूं वो 3-4 महीने बाद आपको नजर आएगी। जैसे मैंने शेड्यूल कास्ट का जो वर्गीकरण हुआ है, तब मैंने बोला था ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है सारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटियों को बिल्कुल नौकरी विहीन करने की। आज इतने दिनों बाद किसी भी शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण जिनके किए गए, किसी को एक भी नौकरी का फायदा हुआ हो तो मुझे बता दें। अब तो 3 महीने हो गए, 4 महीने, ये हालत है। इसको इसलिए जब तक हम लोग पैनी नजर से आरएसएस और बीजेपी की चालें और अपने अंदर जो हरे रंग के सांप हैं घास में, उनको नहीं पहचानेंगे, वो हर व्यक्ति आज जो इस जजमेंट की तारीफ कर रहा है और इसकी तारीफ कर रहा है, वो चंद्रचूड़ साहब के जो गुनाह है उनको छुपाने के लिए आरएसएस की मदद कर रहा है और लोगों की आंखों पे पट्टी डालने के लिए कि लोग कम से कम इतनी ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है, यही नकली पानी की बूंदे दिखा के ये दिखा जी हाँ जी सेटिस्फाई हो जाए, लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो दब जाए। इस साजिश के तहत सारे काम होते हैं। लेकिन सर कमेटी जो गठित की गई है उसमें कहा गया कि संस्थापक कौन है इसकी जांच करेगी और उसके बाद इसके पीछे दिमाग किसका था, तो जो साबित हो जाएगा सीधा फिर तो क्लियर है डिसीजन। आप संस्थापक की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो बुनियादी बात है वो जो संविधान की बात क्यों नहीं कर रहे? संस्थापक कहां से आ गए इसमें? उसमें कहा गया कि अगर इसके पीछे जो गठित जांच करेगी कि संस्थापक कौन है। हाँ, तो संस्थापक सबको पता है कि सर सैयद है। संस्थापक सर सैयद हैं। और आज मैंने उनको सुना, वो क्या नाम है, हमारे नजीब जंग, वो भी अपने परदादा का नाम भी बता रहे हैं कि मेरे परदादा ने और सर सैयद अहमद ने दोनों ने मिलकर किया था। खैर, संस्थापक जो भी हैं उससे मतलब नहीं है संस्थापक एक्स हो या वाई हो या जेड हो। अगर मुस्लिम समाज ने या किसी मुस्लिम समाज को छोड़ देते हैं, किसी भी माइनॉरिटी के कम्युनिटी के व्यक्ति ने कोई अपना इंस्टीट्यूशन बनाया, तो वो चाहे संस्थापक हो या ना, संस्थापक कोई और भी हो, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर माइनॉरिटी का, बुनियादी बात क्या है, संस्थापक नहीं है। अभी इसके बारे में कौन सा हथियार आने वाला है ना, आप लोगों को नहीं पता। जो अलीगढ़ के राजा थे, क्या नाम है उनका, महेंद्र प्रताप जी। इसीलिए अभी जो आपको ये जजमेंट में अच्छाइयां नजर आ रही है ना, कल को यही जजमेंट आपको महेंद्र प्रताप जी का नाम लेके और उनके जो परिवार के वंशज हैं, वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो है उनको अप्रोच करके कर रहे हैं। तो मैं वो देख रहा हूं जो हमारे जो लोग हैं वो डिटेल में नहीं देख पा रहे। तो संस्थापक भी चला गया, फिर क्या होगा? बुनियादी बात क्या है? जैसे वक्फ की बुनियादी बात क्या है? और जिसको ना हमारे बड़े बड़े जो अपने आप को लीगल ल्यूमिनरी समझ रहे हैं ना, अभी कहीं के वाइस वो हैं चांसलर, वो क्या ट्रैप में फंसा रहे हैं हम लोगों को बांध के। लेकिन सर आपको लग रहा है कि जो जिसमें डोनेशन वक्फ का ही मैं बता रहा हूँ। वक्फ का क्या है? डोनेशन भले ही कोई दे किस लिए रहा है?
लैंड भले ही महेंद्र प्रताप जी दे, सर सैयद अहमद दे या एक्स दे या वाई दे, ये मेरी जमीन, मेरा पैसा, एक्स वो महेंद्र प्रताप जी हो, सर सैयद अहमद हो, या वो लोग हो जिन्होंने सर सैयद अहमद ने जिनसे और सर मैं इन्होंने नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो सर से बड़े थे, सैयद जो लिखा है उनके नाम आगे वो सर से बहुत बड़ा होता है, लेकिन चलिए अब सर कह रहे हैं तो मुंह पे चढ़ा हुआ है मेरे भी, मैं माफी मांगता हूँ, सर से बड़ा उनका सैयद टाइटल था। तो जो सैयद अहमद साहब थे वो उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए जिस भी तरीके से किए, लेकिन किए किस लिए, ये है बुनियादी बात, और इससे भटकेंगे तो मारे जाएंगे। जैसे वक्त में है, किसी अगर नॉन मुस्लिम ने भी पैसे दिए तो उसने क्या अपने पैसे, अपने कमाए हुए पैसे के लिए उचित क्या समझा कि मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम समाज का जो ये तरीका है वो अच्छा है और मेरे पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि मैं वक्फ में पैसे दूं। तो वक्फ में जैसे गए वो फिर वक्फ के हो गए। तो माइनॉरिटी की जो इंस्टीट्यूशन है, जैसा ही वो पैसा कहीं से भी आया, महेंद्र प्रताप जी से आया या सर सैयद अहमद जी से आया, फिर सैयद अहमद साहब से आया, वो रेलेवेंट नहीं है, ये की है जिसकी वजह से धोखा खाएंगे हम सब लोग। बाद में ये बोला जाएगा सैयद अहमद साहब से पैसे ज्यादा जमीन की हैसियत से महेंद्र प्रताप जी ने दिए थे, इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। तब क्या करेंगे? बस एक सवाल ये कि यही मामला अगर बीएचयू का आता है तो दोनों डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे मुस्लिम डोनेटर थे, वहाँ पे हिंदू डोनेटर थे। अभी मैं उधर तो जा ही नहीं रहा हूँ, फिर मैं अभी तो वो तो और भी बड़ी बहस है, वो तो भाई धोखाधड़ी चल रही है। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहां तो उस बारे में किसी से अलग दिन करेंगे, उसमें तो संविधान को तोड़ के कितने सारे काम हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी मनुस्मृति को टीच करने के लिए कोई कोर्स निकाला गया आज तक? वहां पे चेष्टा हो रही है, वहां मनुस्मृति पढ़ाने के लिए नौकरियां ली जा रही, वो तो संविधानिक नहीं है ना, गैर संविधानिक कार्य हो रहे हैं वहां तो उसमें तो एक अलग लंबा चैप्टर है, वो तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसमें तो मैं जा ही नहीं रहा। अभी तो जो कमजोर वर्ग हैं, जो हम लोग वीकर सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ओबीसी, उनकी जान बचाना भारी पड़ रहा है, और बचाना भारी आरएसएस से जितना पड़ रहा है उतना अपने अंदर के जो स्लीपर सेल्स है ना उनसे भारी पड़ रहा है। तो अभी जनता को जागरूक होना चाहिए, इस धोखे में ना आए कि ये सोर्स जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, जिस जगह चली गई वो इंपॉर्टेंट बात है। एक ही पॉइंट बता के मैं आज, क्योंकि अब मैं बताऊंगा तो आरएसएस वाले भी उसमें एंटीना खड़ा करके उसका तोड़ सोचने लगते हैं ना, तो इसलिए ये भी चीज ध्यान में रखी जाए। अभी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस जजमेंट में आपको जो बूबी ट्रैप होता है ना उसकी तरह आपके सामने फटेंगे, तो होशियार रहें, और होशियार उनसे ज्यादा रहें जो हमारे जैसे लगते हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं हर जगह, और एक जो अभी ईवीएम वाले भी स्लीपर सेल है उनको भी हम बहुत जल्दी एक्सपोज करने वाले हैं।